नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। देश के आदिवासियों को जानने समझने के क्रम में आज हम झारखंड के हजारीबाग में हैं। यहां पर हम बात करेंगे बिरहोर जनजाति की। बिरहोर जनजाति को आदिम जनजाति माना जाता है और इनकी जीवन शैली घुमक्कड़ रही है। इनकी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से जंगल से जुड़ी हुई थीं, लेकिन आज उनको स्थायी बस्तियों में बसाने की कोशिश हो रही है। बिरहोर आदिवासियों से मिलने हम हजारीबाग के ढेंगुरा गांव की तरफ निकले। शहर से 20-25 किलोमीटर चलकर हम बिरहोर बस्ती पहुंच गए। बिरहोर बस्ती को टांडा कहा जाता है। आमतौर पर ये टांडा गांव से थोड़ा दूर बनाए जाते हैं। बिरहोर टांडा में हमारी मुलाकात लक्ष्मण बिरहोर से हुई। सुबह करीब 7 या 7:30 बजे का समय है। वो जंगल निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्मण बिरहोर हमें भी अपने साथ जंगल ले जाने को तैयार हो जाते हैं। क्या जो भी जंगल में मिलेगा वो भी पकड़ के लेते आएंगे। जाल, कुदाल और कुल्हाड़ी लेकर लक्ष्मण बिरहोर का पूरा परिवार जंगल की तरफ कूच करता है। 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही जंगल शुरू हो जाता है। जंगल में झाड़ों के बीच लक्ष्मण बिरहोर और उनके परिवार के लोग पहले जाल लगाते हैं और फिर खरगोश, सुअर या किसी और जानवर को घेर कर जाल की तरफ लाने के लिए आसपास फैल जाते हैं। लेकिन करीब घंटे भर की मशक्कत करने के बाद भी कोई जानवर उनके हाथ नहीं लगता। इस बीच लक्ष्मण बिरहोर की पत्नी से हमारी बातचीत होती है। वो बताती हैं कि जंगल से शिकार के अलावा भी वो खाना जमा करते हैं। तो क्या आप लोग सब्जियां वगैरह नहीं खाते? हाँ, सब्जी खाते हैं, सब कुछ सब्जी खाते हैं, लेकिन पैसा रहते तब नहीं। हाँ। ये वाला अपने के जंगल है, मौना साग होता है कि गोलहर साग होता है। हाँ। सब कुछ आमती साग होता है, से सब हम खाते हैं। पूरा परिवार कुछ दूर जाकर फिर जाल लगाता है। लेकिन फिर नाकाम होते हैं। कड़ी धूप में करीब आधा दिन बिताकर लक्ष्मण बिरहोर का परिवार आस छोड़ देता है और घर की तरफ लौट पड़ता है। दरअसल जंगलों की कटाई ने उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। उस पर जंगल काटकर जिन्होंने खेत बना लिए हैं, वो सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं, जिससे जंगल के जानवर भाग जाते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद भी लक्ष्मण बिरहोर और उनके पूरे परिवार को कोई जानवर नहीं मिल पाया है। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जिस तरह से लगातार जंगल कटे हैं, उसके बाद यहाँ पर जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत लंबा वक्त लगता है और ज़्यादातर वक्त इन बिरहोरों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। और यही वजह है कि इन्होंने जंगल पर निर्भरता छोड़कर खेतों में, भट्टों पे और मकान निर्माण में मजदूरी करना शुरू कर दिया है। फिर भी मजदूरी नहीं हो सकता है। बिरहोर एक आदिम जनजाति है।
झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इनकी कुछ आबादी है। लेकिन बिरहोर आदिवासी की आबादी का बड़ा हिस्सा झारखंड के रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिलों में है। 1991 में इनकी आबादी करीब 8,000 बताई गई। फिलहाल यह आबादी 10,000 के आसपास है। बिरहोर घुमक्कड़ आदिवासी थे, यानी वो एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने ठिकाने बनाते रहते। ये आदिवासी लकड़ियों और पत्तों से अपने घर बनाते, लेकिन वक्त के साथ सरकार ने इन्हें एक जगह बसाने का फैसला किया। उनके लिए कई योजनाएं तैयार की गईं। बिरहोर आदिवासियों को पक्के मकान बनाकर दिए गए। इसके साथ ही राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी भी कई योजनाएं बनाई गईं। लेकिन जब आप इन मकानों में झांकते हैं तो पाते हैं कि ये सारे इंतजाम नाकाम हो रहे हैं। बिरहोर आदिवासियों में साक्षरता दर 15% है और ये भयानक कुपोषण का शिकार है। सरकार हमको पब्लिक को सेवा करने बोल रहा है कि बिरहोर वास्ते, बिरहोर खास करके बिरहोर वास्ते बोल रहा है कि नहीं, बिरहोर को आप लोग ध्यान दीजिए। और आप बिरहोर वाले हमको इधर बोलते हैं, आप ही हम गलत बोल रहे हैं। शाम सुबह कहाँ, मतलब कि शाम सुबह आएगा तब तो हम कहेंगे कि हाँ ध्यान देते हो। एक हफ्ता के बाद आते और मतलब कि ऐसा बोलेगा तो हम कैसे समझेंगे कि दवा देते हो कि क्या देते हो। बच्चे लोग को देखते कि ध्यान देते कि नहीं ध्यान देते। रोजी रोजगार की बात करें तो बिरहोर रस्सी बनाते हैं। बहुनिया नाम की बेल या एक पेड़ की छाल जिसे चौप कहा जाता है, उससे रस्सी बनाते हैं। जंगल कटने से बिरहोर आदिवासियों को रस्सी बनाने के लिए जंगल से कच्चा माल जुटाना मुश्किल होता चला गया। साथ ही नायलॉन की रस्सी के जमाने में चौप और बहुनिया से बनी रस्सी की मांग भी कम होती चली गई। खुद को जिंदा रखने की लड़ाई में बिरहोर भी प्लास्टिक की रस्सी बनाने लगे। कच्चे माल का रास्ता भी ढूंढ लिया जो सस्ता हो। तेल है, नमक है, हल्दी है, मिर्चा है, आनो है, 4 आनो है। ये सब खरीदना पड़ता है। सब खरीद, खाली काठी और पानी नहीं खरीदता। बिरहोर जनजाति के वजूद और पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मसलन उनको पक्के मकान दिए गए हैं और कई योजनाओं के तहत उन्हें फ्री राशन और स्वास्थ्य संबंधी कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन बिरहोर जनजाति के लोग जिन हालात में रह रहे हैं, उसके बाद कम से कम ये दावा तो नहीं किया जा सकता है कि उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। अफसोस की बात यह है कि सरकार की बात करें या समाज की बात करें, बिरहोर जनजाति के बारे में यह धारणा बना दी गई है कि वो नशे के आदी हो चुके हैं, काम नहीं करना चाहते हैं और अपनी इस हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। हजारीबाग से निकलकर हम एक और बिरहोर बस्ती की तलाश में निकले। हमारा अगला पड़ाव था अमन गुरु, एक और बिरहोर टांडा। यहां पर हालात ढेंगुरा से थोड़े बेहतर हैं।
शायद इसकी वजह इनकी बस्ती का घने जंगलों में होना है। यहाँ पर कुछ बिरहोर खेती भी करते हैं, लेकिन रस्सी बनाना ही यहाँ भी लोगों का मुख्य पेशा है। बिरहोर आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियां बेहद सीमित हैं। इनकी कुल आबादी के 70% से ज्यादा रस्सी बनाने का काम ही करते हैं। उस पर आदिवासियों की बनाई रस्सियों का बाजार सिर्फ गांव देहात में है। शहरों में उनकी हाथ से बनाई रस्सी की कोई मांग नहीं है और सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है या कम से कम हमें नजर नहीं आई जो उनके परंपरागत रोजगार को बढ़ावा देती हो। कितना कम है? 500। 500? लेकिन आप तो कह रहे हैं एक दिन में ही 400 रुपए की रस्सी बना लेते हैं। हाँ तो मौका में होगा, हाँ, जैसा सीजन तैसा बिक्री होगा। खेती करने का कौशल बिरहोर जनजाति में नहीं है। उस पर से जो खेती करते भी हैं वो बारिश के भरोसे है। अमनबुरु में आदिम जनजातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया है। कायदे से आदिम जनजातियों के 88 बच्चे इस स्कूल के हॉस्टल में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन यह कोटा शायद ही पूरा होता हो। ड्रॉप आउट रेट यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर बहुत अधिक है। इस स्कूल में शायद ही कुछ ऐसा है जो बच्चों को यहां से भागने से रोक सके, और छात्रों को ही क्यों, अध्यापकों के लिए भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो उनको यहाँ रोक सके। इधर हम लोग को 2-4 साल से आपूर्ति नहीं हो पाया है। लोग का बिछावन, जैसे बेडशीट हुआ, गद्दा हुआ, कंबल, दरी, चादर, मच्छरदानी, तकिया इधर नहीं आया है। बिरहोर जनजाति की जीवन शैली में पिछले 3-4 दशक में भारी परिवर्तन देखा गया है। इस आबादी के अंदर लगातार पलायन भी दर्ज किया गया है। कभी रांची, कभी पलामू, कभी हजारीबाग तो कभी चतरा इनके रहने का ठिकाना बनता रहा है। इनकी जीवन शैली में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये है कि अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से जंगल पर आधारित नहीं है। इस आबादी का मुश्किल से 10% ऐसा हिस्सा है जो आज भी जंगल जाता है। आबादी का बड़ा हिस्सा खुद को जिंदा रखने के लिए लगातार रोजगार और जीविका की तलाश में लगा रहता है। बिरहोर आदिवासियों ने रस्सी की घटती मांग और जंगल में घटते कच्चे माल से उपजे संकट से निपटने की कोशिश की है। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए खेतों में मजदूरी शुरू की। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में काम मिला उन्होंने वो काम करने की कोशिश की। लेकिन जंगलों में रहने वाले और जंगलों में जीने वाले इन आदिवासियों के पास आधुनिक समाज के काम आने वाला कोई विशेष हुनर नहीं है, सिवाय उनके श्रम के। और उस श्रम का ना तो उसे उचित दाम मिलता है और ना ही साल के ज्यादातर समय काम। बिरहोर शायद एकमात्र ऐसे आदिवासी हैं जो बड़ी तादाद में अपने परंपरागत पेशे यानी रस्सी बनाने की तरफ लौटे हैं। बिरहोर आबादी में लगातार एक बिखराव देखने को मिलता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि रोजगार की तलाश में इस आबादी के ज्यादातर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। और यही वजह है कि कई बार बिरहोर जनजाति की सही आबादी पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक छोटी सी चर्चा करेंगे जिसमें इस जनजाति से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं को समझने की हमारी कोशिश होगी। विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है आदिवासी इलाकों में, क्या वजह है? आदिवासी इलाके के विकास के नाम पर उनकी जमीन को लूटना, डाका डालना, कानून की धज्जियां उड़ाना, ये पूरे भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कई किताबें इस पर लिखी जा चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैं भी भारत में। इस कार्यक्रम में हम देश के आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके अधिकारों को।
आज हम झारखंड में हैं और यहाँ पर हम खूंटे गांव में आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ कई ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और यहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज का जो मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं इस कार्यक्रम में वो है विस्थापन का मुद्दा। आइए आपको अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं अजय कच्छप साहब जो चेटे गांव के मुखिया हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वासवी कीड़ो जी हमारे साथ हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जो विस्थापन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ी हुई हैं। ये महिला आयोग की पूर्व सदस्य भी रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है वासवी जी। इसके अलावा हरिहर नाथ महतो जी हैं जो प्रोफेसर हैं, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। राहुल उराम साहब हैं, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आलोका कुजूर हैं जो पत्रकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जानी जाती हैं। वासवी जी, अगर आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, ये कहा जाता है कि 3 बहुत महत्वपूर्ण कानून पास हुए आदिवासियों की अगर बात करें। पेशा कानून पास हुआ, पंचायत से जुड़ा हुआ जो मामला है, उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट पास हुआ और फिर ज़मीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ कानून 2013 में पास हुआ। लेकिन उसके बावजूद विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है आदिवासी इलाकों में, क्या वजह है? देखिए, विस्थापन का एक भारत में बहुत लंबा इतिहास अब बन चुका है और विस्थापन प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं, एकदम सिलसिला चल पड़ा कि आदिवासी इलाके के विकास के नाम पर उनकी ज़मीन को लूटना, डाका डालना, कानून की धज्जियां उड़ाना, ये पूरे भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कई किताबें इस पर लिखी जा चुकी है। उसके बाद देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया जो एक वन अधिकार का पूरे देश में एक ऐसा कानून था जो पहली बार फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहा था, जो वनों में अधिकार की बात कर रहा था। अगर आप संविधान पर देखेंगे तो 5th शेड्यूल है, तो वे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के रहते हुए इन कानूनों की कोई कीमत नहीं रह जाती है। आपको देखना यह है कि 5th शेड्यूल में प्रावधान क्या है। अगर 5वीं अनुसूची के प्रावधान आदिवासी इलाके में हैं तो उसका पालन होना चाहिए। आप बताइए किस राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की रेगुलर मीटिंग होती है? अजय कच्छप जी, यहाँ पर 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण उसका किया गया था। आप लोग उस ज़मीन को वापस मांग रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, जो ज़मीन हमारे परदादा यहाँ HSC को दिया गया था और HSC कारखाना के लिए दिया गया था, इसमें जो राज्य सरकार बोले वो डायरेक्ट HSC से खरीद बिक्री कर रहा है, ग्राम सभा से ना पूछना, ना ग्रामीणों से पूछना, ये सब अन्याय है। और यहाँ नौकरी के भी बात हुई थी कि दर पीढ़ी नौकरी दिया जाएगा, लेकिन कोई आदिवासी चाहे यहाँ का जितने ज़मीन गया है उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। राहुल उराम साहब, आप बताइए, 32 गांवों की ज़मीन एक्वायर की गई थी और उसके बाद आपको कहा गया था कि यहाँ पर उद्योग लगेंगे, नौकरियाँ पैदा होंगी और उसमें आदिवासी नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी। हुआ नहीं और अब आपसे सरकार जो ज़मीन चाहती है उसमें क्या क्या करना चाहती है सरकार? देखिए, इसमें शुरू से ही बात रहा है कि सरकार 32 गांव तो एक्वायर किए तो 12 गांव मुख्य रूप से पूर्ण रूप से विस्थापित हुए हैं, बाकी 20 गांव आंशिक रूप में विस्थापित हुए हैं। इसमें भी सरकार अभी मास्टर प्लान फेज नंबर 1 लेके यहाँ प्रोजेक्ट डाली हुई है, जिसमें विधानसभा, नया राजभवन, हाई कोर्ट, ये सब चीज़ का यहाँ है। बहुत सारे और भी कमर्शियल क्वार्टर्स है और कमर्शियल मॉल का भी है यहाँ पर। आलोका जी, आपका लंबा काम है आदिवासियों के बीच में, आप लिखती भी रही हैं, खबरें भी लिखती रही हैं और उनके साथ काम भी करती हैं कई आदिवासी समूहों के साथ। इतनी बड़ी बहस भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर संसद में चल रही है, उस पूरा विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, जो उसमें संशोधन लाने की बात हो रही थी, उस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ये साहस जुटा पा रही है कि उस कानून का पालन नहीं कर रही है। झारखंड के अंदर तमाम जगहों में जो विस्थापन का सवाल है वो तमाम जगहों में चलता ही रहा है। जब जब सरकार बदलती है तब तब एक नया मुद्दा यहाँ विस्थापन का खड़ा होता है। पूरे झारखंड को आप देखेंगे तो लगातार विस्थापन का जो दंश है वो लगातार झेलती ही चली जा रही है। इसके लिए सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है।
ये बड़ी अजीब सी विडंबना लगती है कि एक तरफ सरकार बिरहोर जैसी आदिम जनजातियों को आवास दे के सेटल करना चाहती है, एक जगह पे बसा देना चाहती है, दूसरी तरफ जो आदिवासी पहले से खेती करें उनकी ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है। प्रोफेसर महतो, क्या वजह है कि आदिवासी इन योजनाओं पर, सरकार की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है? बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। यहाँ पे एचईसी में ही देखिए स्थिति क्या है, यहाँ के जितने भी विस्थापित हैं लगभग 5% लोग भी अभी एचईसी में कार्यरत नहीं हैं। आज हम झारखंड के खूंटे गांव में हैं, जहां पर विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है और यहां के कई गांवों के आसपास के जो गांव हैं उनकी ग्राम सभाएं मिलकर आंदोलन कर रही हैं और कई प्रमुख लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं राज्य में पूर्व में मंत्री रहे बंधु तिर्की। बंधु जी, 2013 में एक बड़ा कानून आया जिसमें संसद में अभी भी बहस हो रही है। संयुक्त संसदीय समिति बनी हुई है, उस पर बहस कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम जब तक के उस पर आम राय नहीं बन जाएगी उस कानून में कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के आदिवासियों का ये कहना है कि उस कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। क्यों? देखिए, इस प्रदेश का गठन है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को केंद्र बिंदु मान के बनाया गया है, लेकिन इसमें संविधान के तहत जो कानून भी बने हुए हैं उस कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। आप जिस उपयोगिता के लिए ज़मीन आपने लिया था, आप उस पर्पस, उस उपयोग में लाए नहीं, तो रैयत को ज़मीन वापस हो जाना चाहिए। और जो लारा कानून कहता है तब भी आपको इसको पालन करना है। सभी जगह आप देखेंगे तो सड़क जहाँ पर निर्माण हो रहा है, ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है बिना कानून का, उस पर कोई कानून पालन नहीं कर रहा है। ना अधिग्रहण के बारे उसको मुआवजा का दिया जा रहा है, ना कुछ नहीं किया जा रहा है। तो स्थिति एक तरफ से भयावह बना हुआ है। बंधु तिर्की जी, आप यहाँ राज्य में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आदिवासी पॉलिटिशियंस आपकी तरह बहुत बड़े बड़े हैं और इस सरकार में भी होंगे। क्या कारण है कि आप लोग नहीं दबाव बना पा रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, सत्ता में आना होता है तो यहाँ सारे पार्टियाँ भी एक साथ हो जाती है, इशू पर लड़ना होता है तो सब अलग अलग हो जाता है। बड़ी बड़ी बहसें संसद में मैंने खुद सुनी है, मैं मौजूद रहा हूँ प्रेस गैलरी में वहाँ पर, ख़ास तौर पर जब भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर जो बहस हो रही थी। अगर आदिवासी प्रदेश है इस झारखंड और यहाँ की राजनीति में बड़े बड़े आदिवासी नेता हैं, क्या वजह है? बताइए, 1894 का लॉ खत्म हो गया, 2013 का लॉ आ गया और स्टेट के पॉलिटिशियंस को ये भी नहीं पता है। अब देखिए, पार्लियामेंट में बहस हो रही है और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि आम राय जब तक नहीं बनेगी हम कुछ नहीं करेंगे। राज्य बना इसलिए था कि राज्य के जो बुनियादी मसले थे, विस्थापन का सवाल था, जंगल का सवाल था, जल जंगल जमीन और जंतु की बात आपने की, उसका सवाल था। लेकिन आज 15 साल हो गए, किसी भी सरकार के एजेंडे में यहाँ के जल जंगल जमीन और जंतु का सवाल नहीं रहा है। अभी भी देखिए कि झारखंड का मतलब क्या है, झारखंड का मतलब है ये जंगलों का प्रदेश, लेकिन हमारे स्टेट में पिछले 15 सालों में फॉरेस्ट की कोई पॉलिसी नहीं बनी। क्यों? आप 3-3 बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं, क्योंकि आपको रेड कारपेट बिछाना है कि क्यों यहाँ पे कोयला है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है। तो भाई यहाँ महुआ भी है और यहाँ पे वन संपदा भी है, उनके लिए रेड कारपेट क्यों नहीं बिछाए जा रहे हैं? सदन में आज तक इतना महत्वपूर्ण चीज़ों को कभी बहस नहीं किया गया, सबसे बड़ी चिंता के विषय है। आखिर सदन जो है, यहाँ का जो विधानसभा है, राज्य के 3.25 करोड़ जनता का आत्मा वास करती है वहाँ पर, उनका फैसला महापंचायत होता है। आखिर बहस क्यों नहीं करते वहाँ पर? तो आखिर किस चीज़ के लिए ये जो राज्य बना है? हमें तो लगता है इससे बेहतर तो बिहार के साथ था, तब इतना अन्याय नहीं होता था जो अभी यहाँ पर अन्याय हो रहा है। आप में से कोई बात करेगा हमसे? मैं यही बोलना चाहता हूं कि एचईसी को हमने, हमारे पूर्वजों ने विकास कार्यों के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए हकदार किया था, परंतु ये बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि एचईसी तो क्या, यहाँ का कोई भी परिवार सुखी संपन्न नहीं है। अब एचईसी का ऐसा मतलब स्थिति है कि उजड़ने की कगार पर है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार हम लोग को उजाड़ कर मतलब यहाँ विकास करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा गांव यथा स्थिति रहे। क्या कारण है कि इस पर इतनी बहस हो रही है लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं डरती है? राज्य सरकारें क्यों मनमानी कर पाती हैं? वजह क्या है? जहाँ तक आदिवासी समुदाय का विस्थापन का सवाल है, तो मैं मानता हूँ कि जिस समुदाय को कानून के नज़रिया से, संविधान के नज़रिया से
जितना सुरक्षा प्रदान किया गया है उतना ही वो समुदाय शोषित और भ्रष्टाचार के घेरे में है। सरकार यहाँ पर मॉल बनाना चाहती है, स्विमिंग पूल बनाना चाहती है। आप नहीं चाहते कि इलाके में थोड़ा चमक दमक हो, आपको मॉल वॉल में घूमने के लिए मिलेगा थोड़ा? देखिए, सरकार की बात को हम समझते हैं। सरकार जो बनाना चाहती है वो ठीक है, वो बनाए, लेकिन ऐसा जगह में बनाए जहाँ खेती ना हो, वैसा जगह में बनाए जहाँ बंजर भूमि हो, वैसे जगह में बनाए ताकि खेती लायक जमीन बचे। तो बंधु तिर्की जी, हमने यहाँ पर जो बात की, जो लोगों का कहना है, सबको एक तो बहुत खुशी की बात है कि सबको भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में पता है। पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देने की बात हुई थी, नौकरी नहीं दी गई, और किसी तरह से जो खेती करके जो लोग जी रहे हैं उनकी जीविका से भी खिलवाड़ हो रहा है। रास्ता क्या है? देखिए, जो कानून बना है उस कानून का अनुपालन हो। बगल में हाई कोर्ट का चारदीवारी हो रहा है, आप कोर्ट ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हम लोग जैसे लोग बोलते हैं तो सज़ा हो गया, हमको 2 साल का सज़ा हो गया है। आज अगर हिम्मत करके सारे आदिवासी मूलवासी नेता यहाँ पर आएंगे इसको बचाने के लिए, तो किसी की भी सरकार रहेगी, चाहे लाठी गोली नहीं चलने वाला है यहाँ पर, बता रहे हैं। लेकिन घटिया हम लोग का इतना घटिया हो गया, बोलते कुछ है करते कुछ है पूरा। बंधु तिर्की जी ने एक बहुत अहम बात उठाई कि आदिवासियों की जीवन शैली को, उनके जीने के अंदाज को समझने की ज़रूरत है। और जब ये कानून बनाए गए थे तो ये दावा किया गया था, चाहे आप पैसा की बात करें या फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें, कि आदिवासियों की जो सभ्यता है, उनका जो जीने का अंदाज है, उसको समझने की ज़रूरत है और उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जिन भी हम आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब नज़र आती है। उम्मीद एक ज़रूर बनती है खूंटे गांव से जब हम आप लोगों से विदा लेते हैं कि यहाँ पर लोगों को अपने अधिकार समझ में आ रहे हैं, उनको ये पता है कि उनके हक में एक कानून बनाया गया है और वो उस कानून के लिए लड़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये कानून लागू होगा, संसद की सर्वोच्चता बनी रहेगी और यहाँ पर जो ग्राम सभा लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, वो बाकी आदिवासी इलाकों के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। आप सभी मेहमानों का, आप सभी जो परिवार हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी राज्यसभा टीम के साथ मुझे अनुमति दें, एक और कार्यक्रम के साथ झारखंड से आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार।